बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो बेटे लास्ट वीडियो में हमने डेंटल सीमेंट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, ठीक है, और उसकी हिस्ट्री देखी थी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि डेंटल सीमेंट 2 कंपोनेंट की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। एक पाउडर होता है, एक लिक्विड होता है। दोनों को मिक्स करके एक प्लास्टिक मास बनता है जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैंने कहा था कि मोस्ट डेंटल सीमेंट जो है वो 2 कंपोनेंट में होते हैं, लाइक पाउडर एंड लिक्विड, ठीक है। उनको मिक्स करके प्लास्टिक मास बनता है, यही कहा था ना। लेकिन एक्सेप्शन है कि इसमें रेजिन सीमेंट, रेजिन सीमेंट में कोई इस तरह से पाउडर लिक्विड की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये एक्सेप्शन याद रखनी है। रेजिन सीमेंट में जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, लिक्विड जो होता है ना ये, ठीक है, वो यूजुअली एसिडिक सोल्यूशन होता है। एसिडिक सोल्यूशन, जाहिर सी बात है, एसिडिक है तो प्रोटॉन डोनर ही होगा ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। और जो पाउडर होगा वो क्या होगा, वो बेसिक होगा। द पाउडर आर बेसिक इन नेचर, मीन वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। और ये क्या होगा, ये एसिडिक होगा, और पाउडर जो है वो क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। कंसेप्टिवली टू ईथर, ग्लास और मेटेलिक ऑक्साइड पार्टिकल। अच्छा, अब ये जो पाउडर होगा, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि बेसिक इन नेचर होगा, ठीक है, ये या तो मेटेलिक ऑक्साइड पार्टिकल होंगे या क्या होंगे, ग्लास पार्टिकल होंगे। ये बात याद रखेगा कि क्या होगा, ये जो पाउडर होंगे ये कौन से पार्टिकल होंगे, या मेटेलिक ऑक्साइड पार्टिकल होंगे या ग्लास पार्टिकल होंगे, ठीक है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। डायरेक्शन बिटवीन, खुद सोचे, पाउडर बेसिक इन नेचर है, लिक्विड एसिडिक इन नेचर है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, एसिड बेसिक रिएक्शन होगा। अपॉन सेटिंग दिस सीमेंट गेन सफिशिएंट स्ट्रेंथ फॉर यूज एज अ बेस, ठीक है। कह रहे हैं कि सेटिंग, जब ये सेट हो जाएगा ये सीमेंट, तो ये क्या करेगा, ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, ठीक है। आफ्टर सेटिंग ये क्या कर लेगा, सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, और जिसको हम यूज़ कर सकेंगे एज अ बेस, ठीक है। एज अ बेस, मैंने जिस तरह से आपको कहा था कि ये आपका टूथ स्ट्रक्चर है, अगर कैविटी बहुत ज़्यादा डीप बन जाती है तो फिर हमें बेस लगानी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। तो एज अ बेस, अगर कोई चीज़ हम एज अ बेस लगा रहे हैं तो खुद सोचे उसके लिए ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो ये कह रहे हैं कि आप इसको एज अ बेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, बेस, लाइनर, रिस्टोरेटिव मटेरियल, एडहेसिव मटेरियल के तौर पर सीमेंट यूज़ होता है, ठीक है। और एज अ रिस्टोरेटिव मटेरियल भी फॉर टेम्प्रेरी फिलिंग, किसी की टेम्प्रेरी फिलिंग करते हैं लाइक बच्चों में, या परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ल्यूटिंग एजेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रोस्थेसिस को आपको टूथ स्ट्रक्चर पे बाउंड करना है, ठीक है, तो एज अ ल्यूटिंग एजेंट या एडहेसिव काम करता है, ठीक है बेटे। तो ये सारे यूजेस है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सीमेंट्स ऑफ लो विस्कोसिटी हैव द एबिलिटी टू फ्लो। अब जो सीमेंट्स होते हैं ना, वो सीमेंट जिनकी लो विस्कोसिटी होती है, जिनकी क्या होती है, विस्कोसिटी लो होती है। खुद सोचिए, जब विस्कोसिटी लो होगी तो उनकी जो एबिलिटी ऑफ फ्लो जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि विस्कोसिटी लो है, ठीक है। सो हैव द एबिलिटी टू फ्लो बिटवीन द टिश्यू सरफेस, जो टिश्यू सरफेस है और जो प्रोस्थेसिस है, ठीक है, उनके दरमियान जो एबिलिटी फ्लो होगा वो ज़्यादा होगा। अगर जिन सीमेंट की लो विस्कोसिटी होती है तो उनका जो एबिलिटी ऑफ फ्लो होता है ना, फॉर एग्जांपल हमने प्रोस्थेसिस को टूथ स्ट्रक्चर पे लगाना है, ठीक है, तो हम वो सीमेंट यूज़ करेंगे जिनकी विस्कोसिटी कम होगी। क्यों, क्यों, अब बताएं क्यों, क्योंकि आपको पता है कि विस्कोसिटी जिनकी कम होगी उनकी एबिलिटी फ्लो ज़्यादा होगा। लाइक हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से उसकी एबिलिटी फ्लो इतनी नहीं है जितनी वाटर की, क्योंकि वाटर की तो विस्कोसिटी कम है, ठीक है। तो अब इस तरह से सीमेंट, वाटर की तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन सीमेंट जिसकी हनी जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, उससे थोड़ी कम है, मीन एबिलिटी फ्लो है, इतना है कि जो टिश्यू सरफेस और प्रोस्थेसिस को क्या कर सके, ल्यूट कर सके, और वो आपस में क्या हो सके, होल्ड हो सके, और होल्ड द प्रोसेस इन इट्स प्लेस, मतलब अपनी जगह पे होल्ड हो सके। तो हम वो सीमेंट यूज़ करेंगे जिनकी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। कहाँ पे, जब हम प्रोस्थेसिस को तो स्ट्रक्चर पे एडहेयर करना चाह रहे होंगे, ठीक है, तो देन हम वो सीमेंट यूज़ करेंगे ताकि एबिलिटी ऑफ फ्लो हो, वो इजीली अपनी जगह पे क्या हो सके, एडजस्ट हो सके प्रोस्थेसिस, ठीक है, टिश्यू सरफेस पे। तो बेटे ये बात समझानी थी मुझे। अच्छा, और इन एजेंट को क्या कहते हैं, ल्यूटिंग एजेंट, अभी बताया था, ल्यूट कर दिया ना। ल्यूटिंग एजेंट कहते हैं इन एजेंट को जिनकी क्या होती है, लो विस्कोसिटी होती है, और वो इजीली जो है कोई भी प्रोसेस जिसको हम टिश्यू सरफेस पे लगाना चाह रहे हैं वो इजीली क्या हो जाता है, ल्यूट हो जाता है, उसको एडहेयर कर देता है, ठीक है, प्रोसेस अपनी जगह पे हो जाती है। ये ऐसे सीमेंट्स जिनकी लो विस्कोसिटी होती है और जो यूज़ होते हैं प्रोसेस और टिश्यू सरफेस, प्रोसेस को टिश्यू सरफेस को होल्ड करने के लिए, तो उनको ल्यूटिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है बेटे। अच्छा, बिफोर प्लेसमेंट ऑफ द रिस्टोरेशन द पल्प में गेट इरिटेटेड। अब अगर हमने कोई जो है, कोई किसी पेशेंट के जो है ना, तो स्ट्रक्चर में कैरीज निकालने के बाद उसकी जो हमने देखी तो कैविटीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो गई, मतलब कैविटीज़ कैरीज हटाने के बाद
हमने देखा कि अब उसको रिस्टोर भी तो करना है ना। अब रिस्टोर क्या करेंगे, हम कोई भी मटेरियल मीन सीमेंट में जो सूटेबल होगा उस कैविटी के लिहाज से वो क्या करेंगे, उससे रिस्टोर करेंगे उस कैविटी को। तो बिफोर प्लेसमेंट ऑफ एनी रेस्टोरेशन, कोई भी रेस्टोरेशन प्लेस करने से पहले हम ये देखेंगे भाई ऐसा नहीं कि जो पल्प है, ठीक है, वो क्या हो जाए, उस मटेरियल से इरिटेट हो जाए। तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पल्प फ्रॉम इरिटेशन। तो हमें क्या करना होता है, जो पल्प होता है हमने उसको प्रिवेंट करना होता है इरिटेशन से, और प्रोवाइड करना होता है थर्मल इंसुलेशन, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन हमने अप्लाई करना होता है कि ऐसे नहीं कि जो मटेरियल जो है उसका कांटेक्ट हो जाए पल्प से, ठीक है, वो कोई थर्मल वहाँ पे डिस्ट्रक्शन की वजह से कोई कॉज हो जाए। तो इस वजह से हमने थर्मल इंसुलेशन क्या करना होता है, यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। सम सीमेंट्स आर अप्लाइड एज बेसिस, और उन मतलब वो सीमेंट जो कि थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहे होंगे उनको कहा जाता है बेसिस। तो अब आपको जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर किसी पेशेंट की जो है कैविटी बहुत ज़्यादा डीप बन गई है, तो डीप जब बन जाती है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बेस लगाते हैं, ठीक है। बेस कोई भी सीमेंट मटेरियल हो सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो आखिर में आप खुद मुझे बताएंगे कौन सा कहाँ लगेगा। तो ये क्या है, ये बेस है। अब ये बेस लगाने का मकसद क्या है, आपने मुझसे नहीं पूछा, मैंने आपसे कहा कि बेटे बेस लगाने का मकसद ये है कि जो पल्प है, ठीक है, जो कैविटी के करीब ही है, तो ऐसे नहीं कि वो पल्प, उस पल्प को इरिटेशन से बचाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक थर्मल इंसुलेशन लगा देते हैं। वो थर्मल इंसुलेशन का काम कौन करता है, बेस करता है, ठीक है। इस बेस के लगाने से ये पल्प प्रोटेक्टेड रहता है, प्रिवेंट रहता है इरिटेशन से, ठीक है बेटे। आई होप कि आपको बेस समझ आ गया। ल्यूटिंग एजेंट भी इससे पहले मैं बहुत अच्छे समझाया, ठीक है। सम ऑफ द सीमेंट कैन प्लेस ऑन द एक्सपोज पल्प एज मीन ऑफ डायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट, और कुछ सीमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कैन भी प्लेस, आप उसको प्लेस कर सकते हैं, एक्सपोज पल्प भी होगी ना, आप उसके ऊपर भी प्लेस कर सकते हैं, और उसे कहते हैं डायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट। तो वो अलग सीमेंट है, ये अलग सीमेंट है जो बेस के तौर पे यूज़ होते हैं। ल्यूटिंग सीमेंट अलग है, जाहिर सी बात है अलग ही होंगे। ये वो सीमेंट होंगे जिनकी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है, और पूरी बात तो बता दी है कि क्यों क्या, वो सब अभी पहले ही बताया है। और बेसिस जो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा वो सीमेंट अलग होंगे, जो पल्प डायरेक्ट पल्प कैपिंग एजेंट होंगे वो सीमेंट अलग होंगे। ये सारे सीमेंट मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, बेस ऑन दियर कोर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बेटे ये जो, तो सबसे पहले बेस ऑन दियर कोर कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में करेंगे। तो सिरेमिक बेस सीमेंट्स होते हैं और पॉलीमरिक बेस सीमेंट होते हैं। अब ये क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे, अभी सिर्फ आपने जो है देख के चलना है, ठीक है। आगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अच्छा, वाटर बेस्ड सीमेंट होते हैं, और जिंक ऑक्साइड, यूजिनॉल सीमेंट और नॉन यूजिनॉल सीमेंट कौन से होते हैं, पॉलीमर बेस्ड फिलिंग रेस्टोरेटिव एंड ल्यूटिंग मटेरियल कौन से होते हैं, ठीक है। ये आईएसओ स्टैंडर्ड के मुताबिक है, ठीक है। वो पहला वाला किसके मुताबिक था, कोर कॉन्स्टिट्यूएंट के मुताबिक था, सिरेमिक एंड पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेटिंग रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पूछ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कि एसिड बेस रिएक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो कौन से सीमेंट है, पॉलीमराइजेशन सीमेंट्स कौन से हैं, ड्यूल क्योर सीमेंट्स कौन से हैं। सॉरी बेटे, मोबाइल जो है थोड़ा सा हैंग हो गया था, ठीक है। तो ड्यूल क्योर सीमेंट कौन से हैं, ट्राई क्योर सीमेंट कौन से हैं, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इन दोनों के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ अभी आपने देखा कि जो ल्यूटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहे थे, जिनकी विस्कोसिटी कम थी और जिनमें एबिलिटी ऑफ फ्लो थी, और जो प्रोसेस को टिश्यू सरफेस पे ल्यूट करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको इन प्लेस पे रखने के लिए हम यूज़ करते थे रेस्टोरेटिव एप्लीकेशन, मीन कैविटी मीन फिलिंग जिसे आप कहते हैं कि फिलिंग करवाइए, ठीक है। तो एज अ रेस्टोरेटिव फिलिंग मटेरियल या रेस्टोरेटिव एप्लीकेशन, और लाइनर और बेस आपको पता है बेस हम क्यों लगा देते, थर्मल इंसुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो बेटे ये 3 है अकॉर्डिंग टू यूज़, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि बेटे डेंटल सीमेंट अकॉर्डिंग टू यूज़ उसकी क्लासिफिकेशन बता दें, तो आप बताएंगे टाइप 1 ल्यूटिंग एजेंट्स है, टाइप 2 रेस्टोरेटिव एप्लीकेशन है, और टाइप 3 जो है लाइनर और बेस एप्लीकेशन है। और मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है कि आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वाइवा वाले बहुत ज़्यादा वो भी आ जाते हैं, तो आपसे पूछते हैं बेटे टाइप 1 ल्यूटिंग एजेंट जो आप बता रहे हैं इसका क्या मतलब
मतलब है? आप बोलेंगे सर वो सीमेंट जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, जिनमें एबिलिटी ऑफ फ्लो होती है और जो प्रोसेसेस जो टिश्यू सरफेस पे हम लगाना चाह रहे हैं वो इजीली प्लेस हो सके, तो हम उसके लिए ल्यूटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। और रेस्टोरेटिव एप्लीकेशन जो टाइप 2 मैंने आपको बताया है, लाइक आफ्टर रिमूवल ऑफ कैरीज, ठीक है, कोई भी कैरियस टूथ है, तो जब हम उसमें से कैरीज को जो है रिमूव करते हैं तो वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है, तो उस कैविटी को फिल करने के लिए हम मटेरियल डालते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने फिलिंग करवाई है, तो वो रेस्टोरेटिव एप्लीकेशन के लिए होता है। अब वो कौन से सीमेंट है, वो बेस करता है कि आया कैविटी बहुत ज़्यादा डीप बन गई है या फ्लैट है, तो वो डिफरेंट उसके मुताबिक सीमेंट्स रेस्टोरेटिव एप्लीकेशंस है। टाइप 3 जो है लाइनर और बेस एप्लीकेशन में हमें ममदीना ने ये बताया था कि अगर कैविटी बहुत ज़्यादा डीप बन जाती है, तो जब कैविटी बहुत ज़्यादा डीप बन जाती है तो पल्प को प्रोटेक्ट करने के लिए, पल्प को प्रिवेंट करने के लिए इरिटेशन से हम बेस लगाते हैं, और वो बेस जो है थर्मल इंसुलेटर का काम करती है, इस तरह से हमारे पल्प जो है प्रोटेक्टेड रहती हैं। तो बेटे अगर आपको समझ आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से ये होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको पसंद आई है और आपको समझ आ गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये वाटर बेस्ड सीमेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई वाटर बेस्ड सीमेंट जो है वो किस पे रिलाई करते हैं, एसिड बेस सेटिंग एक्शन पे, ये बात याद रखेगा, ठीक है। जो वाटर बेस्ड सीमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, वो किस पे रिलाई करते हैं, जो एसिड बेस रिएक्शन होता है उस पे, लाइक जीआईसी, ठीक है, रेजन मोडिफाइड जीआईसी जिसे RMGIC भी कहते हैं, ठीक है, जिंक फॉस्फेट जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, ठीक है, ये MCQs में BCQs में आ जाता है, ठीक है, कि वाटर बेस्ड सीमेंट कौन से या एसिड बेस्ड सिटिंग रिएक्शन जिसमें होती है वो कौन से, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और अभी आगे हम पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। ऑयल बेस्ड सीमेंट किस पे बेस करता है, डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ यूजोनॉल, कि भाई यूजोनॉल की प्रेजेंस है या यूजोनॉल की एब्सेंस है, वो कौन से है, ऑयल बेस्ड सीमेंट इस पे बेस करते हैं, ठीक है, जिसमें जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल आ जाता है, नॉन यूजोनॉल सीमेंट आ जाता है, ये दोनों ऑयल बेस्ड सीमेंट है। रेजन बेस्ड सीमेंट में सेटिंग रिएक्शन बेस ऑन कॉम्पोजिट रेजन, ठीक है, जो कॉम्पोजिट रेजन है उस पर बेस करता है, वो रेजन बेस्ड सीमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है तमाम जो सीमेंट है ना, ये उनके यूजेस हैं, तो अब ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैं एंड में भी आपको पढ़ाऊंगी जब मैं तमाम सीमेंट को डिस्कस आपसे करूंगी, ठीक है, आफ्टर डिस्कशन ऑफ ऑल सीमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ सीमेंट, देन मैं आपको ये दोबारा से बताऊंगी, ठीक है, तो आप ये खुद ही देख लें। देखें, टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन के लिए हम जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल यूज़ करते हैं, जो टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन होती है, ठीक है, लाइक बच्चों में, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे वो दांत टूटते हैं और दोबारा जो परमानेंट निकलते हैं, ठीक है, वो टेम्प्रेरी टूथ होते हैं, तो उनमें टेम्प्रेरी फिलिंग करते हैं, तो टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन में जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल होता है। परमानेंट रेस्टोरेशन एडल्ट में हम कौन से करते हैं, GIC करते हैं, रेजन मोडिफाइड GIC करते हैं, ठीक है, कंपोजिट कर सकते हैं, अमलगम कर सकते हैं, ठीक है, कंडीशन पे बेस कर सकता है कि इसमें हम कौन सी करेंगे, ठीक है। और टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन, सॉरी ये टेम्प्रेरी सेमेंटेशन था, ठीक है। टेम्प्रेरी रेस्टोरेशन में जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल सेम, जिस तरह जिंक फॉस्फेट, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सिलिकेट, ठीक है। इंटीरियर रेस्टोरेशन मीन जो सामने की हम कोई अगर हमें सामने की फिलिंग करनी है तो जाहिर सी बात है इंटीरियर रेस्टोरेशन में किस बात का ख्याल रखना चाहिए, अभी तो आपने काफ़ी पढ़ ही लिया होगा बेटे, इंटीरियर रेस्टोरेशन में हमने कलर का ख्याल रखना होगा, ऐसे नहीं कोई ऐसी फिलिंग कर दी जो बुरी लगे, तो सामने से तो हमारे दांत दिखते हैं, तो इंटीरियर रेस्टोरेशन में हमें कलर का खास ख्याल रखना होगा, तो वहाँ पे हम कंपोजिट यूज़ कर सकते हैं, सिलिकेट यूज़ कर सकते हैं, सिलिकोफॉस्फेट, GIC, ठीक है, ये सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है, तो इसके मैं अब आगे डिटेल समझाऊंगी। अच्छा, इस तरह से हाई स्ट्रेंथ बेसिस, ठीक है, अब बेसिस में भी पता है हाई स्ट्रेंथ होती है, लो स्ट्रेंथ, बेसिस का क्या काम है, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, पल्प को प्रिवेंट करना इरिटेशन से, तो हाई स्ट्रेंथ बेसिस भी होती है जिसमें रीइंफोर्स्ड जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल आ जाता है, जिंक फॉस्फेट, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट और GIC, जबकि लो स्ट्रेंथ में जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल आ जाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, तो ये MCQs भी आया था, BCQs भी आया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो लो स्ट्रेंथ बेसिस है या हाई स्ट्रेंथ, तो बेटे वो लो स्ट्रेंथ बेसिस है, ठीक है। अच्छा, कैविटी लाइनर्स में भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ कर सकते हैं, कैविटी को अगर लाइन करना हो तो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। रूट कैनाल सीलर, अगर रूट कैनाल किया है, रूट कैनाल सीलर लगाना है तो जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल और जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट को यूज़ करते हैं। जिंजाइवल टिश्यू पैक में जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल सीमेंट, सर्जिकल ड्रेसिंग में जिंक ऑक्साइड यूजोनॉल, जिंक ऑक्साइड प्रिपरेशन, ठीक है, सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट और जिंक फॉस्फेट, तो बेटे ये सारे यूजेस जो है ना अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, मैंने फिर भी यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज, हम देखें सीमेंट की, तो बेटे स्ट्रेंथ सबसे पहले आ जाता है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंट जनरली डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ दिस सीमेंट, ठीक है। सीमेंट्स बेस करता है, देखें अंडर अमलगम अगर हम देखें तो
cements to be used under amalgam should be high strength to withdraw high condition flows, and many dental cements as well as restoration material continue to gain strength after placement. ठीक है, देखें जब हम सीमेंट को प्लेस करते हैं ना किसी भी कैविटी में, तो वो जो है आफ्टर सेटिंग जो है वो स्ट्रेंथ गेन करता है, ठीक है। और ऑलवेज जो है वेट करना पड़ता है 2 घंटा, ठीक है, मतलब 2 घंटे आपने वेट करना है, मतलब खाना जो है आपने फ़ौरन नहीं खाना। जो अभी आपने कोई रजिस्ट्रेशन करवाई है, फिलिंग करवाई है, तो 2 घंटे बाद आपने मतलब 2 घंटे आपने वेट करना है, खाना उसके बाद ही खाना है, ठीक है, आफ्टर प्लेसमेंट ऑफ सीमेंट। डेंटल सीमेंट जो है जो अपनी मिनिमम जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करता है वो या ये बात याद रखिएगा कि डेंटल सीमेंट मस्ट एग्जिबिट मिनिमम 24 आवर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 मेगा पास्कल, मतलब 24 घंटे बाद जो है वो मिनिमम 70 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, ठीक है। तो वो जो हम कहते हैं ना कि फिलिंग करवाई है अभी, तो हम फ़ौरन नहीं खा सकते, क्यों? हम कहते हैं 2 घंटे बाद खाएंगे, तो हम यही समझते हैं कि शायद 2 घंटे बाद बस वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी। नहीं बेटे, आफ्टर 24 आवर भी 70 मेगा पास्कल होती है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी आपको बताया कि इसमें हम क्या कब मेजर करते हैं, इसमें हम स्टिफनेस मेजर करते हैं सीमेंट की, को कितना स्टिफ है। सीमेंट अंडर सिरेमिक क्राउन शुड हैव सफिशिएंस टू विड्रॉल मेस्टिकेटरी लोड। हम सिरेमिक क्राउन्स की अगर बात करें तो सिरेमिक क्राउन में क्या है, सफिशिएंट स्ट्रेंथ है कि वो विथस्टैंड कर सके मेस्टिकेटरी लोड्स को, ठीक है। और लो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी कैन रिजल्ट इन फ्लेक्सिंग ऑफ द रेस्टोरेशन रिजल्ट इन फ्रैक्चर। जिनकी लो होगी ना मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी मीन स्टिफनेस जिनकी कम होगी, तो फिर क्या होगा कि उसको इजीली हम फ्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है, और फ्लेक्स करने से क्या होगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि सिरेमिक क्राउन की जो है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो सफिशिएंट होती है, इस वजह से वो मेस्टिकेटरी लोड को बर्दाश्त कर लेता है, और जिनकी कम होती है वो जो है वो सीमेंट फ्लैक्स होते हैं और देन फ्रैक्चर हो जाते हैं, ठीक है। सॉलिबिलिटी एंड डिसइंटीग्रेशन पे आ जाए, ये जो है लॉन्ग टर्म सर्वाइबिलिटी है ऑफ रेस्टोरेशन की। सॉलिबिलिटी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सीमेंट कैन लीड टू प्रॉब्लम लाइक इन्फ्लेमेशन, कैरीज, सेंसिटिविटी। जो ये सॉलिबिलिटी डिसइंटीग्रेशन है ना, ये क्या कर सकती है, ये कर सकती है प्रॉब्लम्स अराइज कर सकती है लाइक इन्फ्लेमेशन, कैरीज और सेंसिटिविटी, ठीक है। इट कैन बी रिड्यूस बाय प्रॉपर मैनिपुलेशन। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कि भाई प्रॉपर जो हमारा जो भी सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर मैनिपुलेशन हो, मिनिमाइजिंग द एक्सपोजर ऑफ सीमेंट टू बी द ओरल इन्वायरमेंट, और उसको मिनिमाइज करें कि जो ओरल इन्वायरमेंट है जो कि हमारा बहुत मॉइस्टी होता है उससे क्या कर सके, उसका एक्सपोजर को कम कर सके, मिनिमाइज़ कर सके, ठीक है। तो इस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है। वरना अगर ये सॉलिबिलिटी होती रहेगी कि कोई आपने रेस्टोरेशन फिलिंग की है उसकी सॉलिबिलिटी होती रहेगी, तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होने का चांसेस है, सेंसिटिविटी हो सकती है, आपको कैरीज, सेकेंडरी कैरीज हो सकती है, इस तरह से ये सारी प्रॉब्लम राइज हो सकती है। अच्छा, फिल्म थिकनेस की बात करें तो बेटे फिल्म थिकनेस इंपॉर्टेंट फॉर ल्यूटिंग सीमेंट्स। थिनर फिल्म इज़ मोर एडवांटेज फॉर ल्यूटिंग। ये अभी बताया था कि बेटे थिनर फिल्म ही होगा ना ल्यूटिंग सीमेंट्स के लिए। मैंने क्या बताया था, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी मतलब उनका जो है फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा फिर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है विस्कोसिटी कम होगी तो कौन सा फिल्म होगा, थिनर फिल्म होगा, और उनकी फ्लो ज़्यादा होगा, और इजीली जो है प्रोसेस वो टिश्यू सरफेस पे अटैच हो जाएगा, ल्यूट हो जाएगा, एडहेयर हो जाएगा, ठीक है बेटे। इट इम्प्रूव द सेटिंग ऑफ द रेस्टोरेशन, ठीक है, ये इम्प्रूव करेगा सेटिंग ऑफ द रेस्टोरेशन। फिल्म थिक में क्या करता है, इम्प्रूव करता है, हेल्प इन ग्रेटर फ्लो वेटिंग ऑफ द टूथ, थस इम्प्रूव बॉन्डिंग। वही बात हो गई कि जब ग्रेटर फ्लो होगा, ठीक है, तो वेट कर देगा टूथ को, ठीक है, टूथ की सरफेस को क्या कर देगा, वेट कर देगा या ल्यूट कर देगा, और इस तरह से इम्प्रूव हो जाएगी बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग क्या होगी, बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। जब थिनर फिल्म होगा मीन विस्कोसिटी जिनकी कम होगी और फ्लो ज़्यादा होगा, तो वो बेटर बॉन्डिंग होगी। जाहिर सी बात है थिन फिल्म है तो ज़्यादा फ्लो है, तो ज़्यादा वो टूथ को ल्यूट करेगा, वेट करेगा, और बेटर बॉन्डिंग हो सकेगी। मिनिमाइज द एयर स्पेसेस और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट प्रेजेंट इन बल्क ऑफ द सीमेंट, और हम मिनिमाइज कर सकेंगे जो एयर स्पेसेस है और जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उनको। और मेजर इन माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में जो है ना फिल्म थिकनेस को मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द एडी स्पेसिफिकेशन नंबर 96। इसको जो है ना रहने दे, मतलब ये एक स्पेसिफिकेशन है कि टाइप 1 जो है ना उसकी जो फिल्म थिकनेस है ना वो 25 माइक्रोमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और जो टाइप 2 है उसकी 40 माइक्रोमीटर होनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिल्म थिकनेस जो है टाइप 1 के लिए कितनी होनी चाहिए, टाइप 2 के लिए कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं
सो देन जो है नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग टाइम। तो बेटे वर्किंग टाइम, सेटिंग टाइम, मिक्सिंग टाइम ऑलरेडी मैं चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे वर्किंग टाइम जो है वही बात कर रहा है कि टाइम एलेप्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग, मतलब जब आप मिक्सिंग करना स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट वेयर द कंसिस्टेंट मटेरियल इज नो लॉन्गर शेड्यूल फॉर इंटेंडेड यूज़, मीन जब उसकी सूटेबल कंसिस्टेंसी अचीव हो जाए, ठीक है, तो वहाँ तक मतलब और वो यूज़ करने के काबिल हो, तो वो पूरा जो है उसका वर्किंग टाइम कहलाता है। ठीक है, सीमेंट शुड हैव एडिक्वेट वर्किंग टाइम। इसका एडिक्वेट वर्किंग टाइम होता है कि प्रॉपर और यूनिफॉर्म मिक्स हमें मिल सके, ठीक है, और इवन कंसिस्टेंसी और मैनिपुलेट फॉर द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ टाइम, हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ हमें दिया जाता है। सीमेंट जनरली रिक्वायर्ड अबाउट 2 से 5 मिनट, मतलब जो वर्किंग टाइम है ना वो 2 से 5 मिनट होता है जनरली सीमेंट का। उसके बाद अगर हम आ जाए सेटिंग टाइम पे, तो इसमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग टाइम आपको पता है कि क्या है, बस ये याद रखिए कि सीमेंट का 2 से 5 मिनट होता है। सेटिंग टाइम जो है डिफाइन द टाइम। अच्छा, मोस्टली जो है टीचर्स यही कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है बस उसको बता देते थे, लेकिन मैं आपको हर चीज़ रीड करवाती हूँ कि कहीं से कोई ऐसा पॉइंट निकल जाए जहाँ कि आपको जो है मतलब कॉन्सेप्ट जिससे आप गेन कर सके। मैं आपको हर चीज़ रीड करवाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें चैप्टर 2 जिसने बड़ा है उसको समझ आ गई होगी। सेटिंग टाइम डिफाइंड द टाइम लेफ्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मिक्सिंग द पॉइंट ऑफ द मिक्सचर रीच द डिज़ायर हार्डनेस और कंसिस्टेंसी। अब देखो जो टाइम ऑफ वो सेटिंग टाइम वो होता है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम स्टार्ट करते हैं मिक्सिंग, और ख़त्म कहाँ पे होता है, जब उस मटेरियल की जो है हमें डिज़ायर हार्डनेस या उसकी कंसिस्टेंसी मिल जाए, तो वो सेटिंग टाइम है। जबकि वर्किंग टाइम में क्या है कि स्टार्ट ऑफ मिक्सिंग से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जब वो यूज़ करने के मतलब काबिल हो जाए, ठीक है, तो वो वर्किंग टाइम है। और उसके बाद वो सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और सेटिंग टाइम क्या है, जब वो क्या हो जाए, हार्डनेस तक पहुँच जाए, उसकी सुटेबल कंसिस्टेंसी डिज़ायर कंसिस्टेंसी जो मिल जाती है, तो वो सेटिंग टाइम है। सफिशिएंट टाइम मस्ट बी अवेलेबल टू प्लेस, और इसका सफिशिएंट टाइम जो है मिलता है प्लेस करने के लिए और डेप्थ द मटेरियल। और जनरली क्या होता है, ये 2.5 से 8 मिनट तक होता है। और टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, 2.5 से 8 मिनट। तो ये बात याद रखनी है, सीमेंट्स का जनरली जो वर्किंग टाइम है वो 2 से 5 मिनट है, और जो सेटिंग टाइम है वो 2.5 से 8 मिनट तक है, और वो भी 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इट मस्ट नॉट बी इरिटेंट और टॉक्सिक टू द पल्प। ये ऑलरेडी आपको बताया है कि बेटे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, हम ऐसे सीमेंट्स को यूज़ करेंगे जो कि जो कि इरिटेट ना करे, कोई टॉक्सिसिटी ना करे पल्प को, कोई पल्प को इरिटेट ना करे, टॉक्सिक ना करे पल्प को, ठीक है। इस तरह के सीमेंट यूज़ करेंगे जो बायो कंपेटेबल हो, ना कि टॉक्सिसिटी और इरिटेशन कॉज करे। पीएच ऑफ द सीमेंट देखेंगे, मोस्ट सीमेंट जो है ना वो एसिडिक होते हैं। बहुत से सीमेंट आप देखेंगे कि वो एसिडिक इन नेचर होंगे। एक्सेप्शन क्या है उसमें, जिंक ऑक्साइड, यूजिनोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रेजिन सीमेंट्स, ये जो है ये एसिडिक नहीं है, लेकिन बहुत से सीमेंट आपको एसिडिक मिलेंगे सिवाय इनके, जिंक ऑक्साइड, यूजिनोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रेजिन सीमेंट, ठीक है। अच्छा, पल्पल रिस्पॉन्स अगर देखें तो बेटे पल्पल रिस्पॉन्स क्लासिफाइड किया गया है माइल्ड में, मॉडरेट में, सिवियर में, ठीक है। और ओरिजिनली देखा जाए तो सिलिकेट सीमेंट यूज टू कंपेयर अदर सीमेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई एसिडिटी, मतलब और जो सिलिकेट सीमेंट होता है ना, अगर दूसरे सीमेंट्स के मुकाबले में देखा जाए तो उसको यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी हाई एसिडिटी होती है, ठीक है। अगर एंड देन जो है पल्प प्रोटेक्शन अगर देखें तो बेटे पल्प प्रोटेक्शन में वही मैंने जिस तरह से बताया कि अगर डीप कैविटी बन जाती है तो वहाँ पे हम बेस का यूज़ करते हैं ताकि वो जो है पल्प को इरिटेट होने से बचा सके, ठीक है, जो कि नेसेसरी है पल्प प्रोटेक्शन इन डीप कैविटीज़। अच्छा, उसके बाद सीमेंट एज ल्यूटिंग एजेंट, इस तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, अब आप इसमें देख रहे हैं जिस तरह से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब हम प्रोस्थेसिस है ये, ठीक है, और इसको ये हमारा तो स्ट्रक्चर है, इसको जो है लगाना चाह रहे हैं, तो अब इसमें हमने कौन सा सीमेंट यूज़ किया है, ल्यूटिंग एजेंट वाला सीमेंट, वो सीमेंट जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है। विस्कोसिटी कम होगी तो वो ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेगा, ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेगा तो ज़्यादा अच्छे से ही प्रोस्थेसिस इस पर जाके एडहेयर होगा,